करते हैं, ठीक है। करने दोनों ही हैं आज की क्लास में और दोनों थोड़े से डिफिकल्ट लेवल पर होंगे, सो वार्निंग कह लो या एडवाइस कह लो। चलिए, स्ट्रेट लाइन में हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन जिसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद पर यूनिट लेंथ चार्ज लैम्डा। लैम्डा इज द चार्ज ऑफ यूनिट लेंथ, और जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है वो इस वायर के परपेंडिकुलर साइड पर, उसको कोई पॉइंट पी से डिनोट कर रहे हैं, और वायर की जो एंड पॉइंट्स है उसको कनेक्ट कर रहे हैं, वायर के एंड पॉइंट्स को इसके साथ कनेक्ट करें और पॉइंट पी से वायर पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें। तो ये एंगल्स θ1 एंड θ2 स्पेसिफाइड है, और पॉइंट पी का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो d दे रहता है। तो इन टर्म्स ऑफ d, θ1, θ2 and this lambda which is the charge of unit length, that is coulomb per meter, इतना चार्ज पर मीटर लेंथ पे है। तो इस लैम्डा θ1 θ2 d के हिसाब से बताओ आप पॉइंट पी पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी। ये है टारगेट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। करना क्या होगा इसमें, पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए एलिमेंट लेना होगा सर वो। हाँ एलिमेंट, अच्छा आपको, अच्छा तो फटाफट देखिए यार, मैथ्स है इसमें, बहुत ज्यादा मैथ है। तो इसमें क्या करेंगे, जो ये हमारा परपेंडिकुलर पॉइंट है इसको ओरिजिन मानिए जल्दी से, 0,0 वायर को वाई एक्सिस की तरफ मान लेते हैं और पॉइंट पी को एक्स एक्सिस पर मान करके क्विकली एक काम करेंगे, इस वायर में एक एलिमेंट चूज कर लेते हैं जो ओरिजिन से कुछ वाई डिस्टेंस पर होगा और उसकी एक्स्ट्रा विड्थ एडिशनल लेंथ डी वाई मान लेंगे कुछ y पे और dy पे। तो इस एलिमेंट में चार्ज कितना आएगा पहले तो ये कैलकुलेट करें, मतलब इसे dy लेंथ पे कितना चार्ज होगा उसको dq डिनोट करेंगे। तो dq इज चार्ज ओवर द लेंथ dy, चार्ज ओवर लैम्डा इनटू dy, और dq को पॉइंट चार्ज मान करके इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करिए, dq को पॉइंट चार्ज मान करके। तो इस dy लेंथ में जितना भी चार्ज होगा इसकी वजह से इस पॉइंट p पर इलेक्ट्रिक फील्ड dy लेंथ की वजह से पॉइंट p पर ये कुछ इस तरफ आएगा, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम दैट डी दिखाओगे, और डी जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी बिकॉज ऑफ द चार्ज ऑफ डी बाई पोर्शन, तो वो डी पॉइंट चार्ज वाले फॉर्मूले के हिसाब से के, और उसका जो चार्ज है लैम्डा इंटू डी बाई और डिवाइडेड बाई इस चार्ज और पॉइंट पी के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब एक काम करेंगे, लेकिन यार ये वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर तो ठीक है, इसके आगे क्या करना है वो देखो आप। हम लोग ले लेते हैं, हाँ क्या कर ले बच्चे, कंपोनेंट लेना चाहिए। हाँ कंपोनेंट लेंगे, बट उसके पहले एक काम करेंगे, कंपोनेंट लेने से पहले भी, बिकॉज इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म का ज्यादा आसान पड़ता है। तो आप समझो यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, यहाँ से ये अल्फा एंगल पर मान कर रहे हैं, मतलब ये जो वाई डिस्टेंस है ये अल्फा एंगल सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, और जो डी वाई लेंथ है उसका एक्स्ट्रा एंगल, डी वाई लेंथ जो एंगल बना रहा है उसको डी अल्फा माने। वाई लेंथ पॉइंट पी पर जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो अल्फा, और डी वाई लेंथ पॉइंट पी पर जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो डी अल्फा है। तो ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से ना यहाँ पर वाई डी और अल्फा में रिलेशन हो सकता है कि वाई विल बी डी मल्टीप्लाइड बाय टेन अल्फा। इसको अपने आप चेक कर लेना यार, ये अल्फा एंगल है जो, और ये वाई डिस्टेंस है, ये डी डिस्टेंस है, और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो डी वाई इज ए डी डिफरेंशिएशन ऑफ टेन अल्फा सेक स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाइड बाय डी अल्फा। पहले इतना काम कर लेते हैं, इसी को मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो y इक्वल्स टू डी टेन अल्फा मानना, क्या बन जाएगा अगर ये सब सब्स्टिट्यूट कर दें, y की जगह पर डी टेन अल्फा रख दें और डी अल्फा रख दें, तो y और dy दोनों को रिप्लेस करें क्विकली, और अपने आप करो ये काम और चेक कर लो डी की क्या वैल्यू बन रही है। हमारे हिसाब से जो डी की वैल्यू बन जाएगी इसको करने के बाद वो बन जाएगी k इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई डी, और इंटू डी अल्फा, दैट्स ऑल, इतना ही रहेगा सर। एक बार चेक कर लो और सही लगे तो।
हाँ जी बोलो, सही है नहीं है, जल्दी से बताओ। सही है सर। Yes, sir. Yes, sir. डी बन गया। इसके बाद अगला स्टेप क्या करते हैं, बिकॉज इंटीग्रेशन स्केलर क्वांटिटीज का होता है तो वेक्टर को हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी के पहले कंपोनेंट्स किए जाते हैं, देन उसको इंटीग्रेट किया जाता है। इंटीग्रेशन अलजेब्रिक फंक्शंस का होता है। तो इसमें क्या करेंगे, डी को रिजॉल्व करेंगे, ये अल्फा एंगल है तो ये भी अल्फा एंगल होगा, तो डी का इस साइड कंपोनेंट बनेगा डी कॉस अल्फा और इस साइड बनेगा डी साइन अल्फा। इसको हम इस तरीके से लिख रहे हैं कि जो डी साइन अल्फा है और जो डी कॉस अल्फा है, डी कॉस अल्फा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट है जो हमारे वायर के परपेंडिकुलर है, और डी साइन अल्फा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट है जो हमारे वायर के पैरेलल जाएगा। So parallel to wire D sin alpha and perpendicular to the wire D cos alpha. So total electric field which will be perpendicular to the wire E perpendicular, and total electric field which is parallel to the wire E perpendicular के लिए आप D cos alpha को इंटीग्रेट करें और E parallel के लिए D sin alpha को इंटीग्रेट करें। और बहुत आसान इंटीग्रेशन है यार, क्योंकि जब डी की वैल्यू रखोगे के लैम्डा बाई डी इंटू डी अल्फा, ये वैल्यू डी की जब यहाँ लाओगे तो बहुत बेसिक इंटीग्रेशन कॉस अल्फा का, बेसिक इंटीग्रेशन साइन अल्फा का, और अल्फा एंगल के लिमिट्स, अल्फा एंगल के लिमिट्स। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपर साइड पर θ1 एंगल माना है। सो अल्फा की जो अपर लिमिट है वो θ1 और अल्फा की लोअर लिमिट 0. अपोजिट साइड पर θ2 है। नहीं, 0 नहीं है। अल्फा एंगल जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैक्सिमम θ1 तक जा सकता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में θ2 तक जा सकता है। तो इस लिमिट को साइन के साथ रखें, ऑफ θ2 से प्लस ऑफ θ1 तक, इधर भी माइनस ऑफ θ2 से एंड प्लस ऑफ θ1 तक। लिमिट्स वाला पार्ट पॉइंट समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? एंगल अल्फा समझ गए sir. है ना। और अब उसका आंसर बताओ क्या आएगा। इसके बाद अब कुछ रह नहीं गया, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री यूज करने से इंटीग्रेशन जो टफ हो रहा था वो आसान हो गया। अलजेब्रा को इंटीग्रेट करते डिफिकल्ट लगता, ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेट करो आसान लगता है। तो डी के लैम्डा बाई डी इंटू डी अल्फा, मतलब यहाँ कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन है, यहाँ साइन अल्फा का इंटीग्रेशन है। फाइनली जो आंसर बन जाएगा वो ये है, इधर यहाँ लिख दे रहे फाइनल आंसर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो परपेंडिकुलर टू द वायर जनरेट होगी, यानी ये चीज जिसमें कॉस अल्फा इंटीग्रेट, इसके आगे का काम अपने आप करो, वो आंसर आएगा के लैम्डा बाई डी प्लस साइन ऑफ θ2। डाउट हो तो बता देना, अदरवाइज आंसर सही लिख रहा हूँ। यस सर ये। और ई पैरेलल, वायर के पैरेलल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट वो के लैम्डा बाई डी, उसमें साइन अल्फा इंटीग्रेट हो रहा है तो उसका इंटीग्रेशन कॉस अल्फा में चला जाएगा, और कॉस अल्फा में जब इंटीग्रेशन जाएगा तो वो वैल्यू बन जाएगी यहाँ पर कॉस ऑफ θ1 माइनस कॉस ऑफ θ2। ओके करे तो आगे क्या बात बताए, अगर यहाँ तक ओके करिए तो थोड़ा सा स्क्रीन शेयर दिख जाएगी वहाँ, 1 मिनट सही कर दे रहे फुल दिख जाएगा, अभी दिख गया होगा। दिख रहा है यार यहाँ पे, देखो आप और उसको आगे बढ़, नोट कर लिया है, जल्दी बोले। Yes, sir. यस सर। ओके Yes, sir. राइट। तो ये जनरलाइज फॉर्मूला किया मैंने, जनरल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का यही है किसी पॉइंट पी पर। अब इसको आप स्पेशल केसेस में अपने आप डिराइव करते जाओ। ध्यान रखिएगा ये रिजल्ट फंडामेंटल रिजल्ट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। एक में sin θ1 प्लस sin θ2 और एक में cos θ1 माइनस cos θ2। θ1 एंड θ2 क्या है, पॉइंट P जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वहां से जो वायर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, उसके बाद उस पॉइंट को वायर के दोनों एंड पॉइंट से ज्वाइन करना है। परपेंडिकुलर और एंड पॉइंट वाली लाइन के बीच एक तरफ θ1 एंगल और परपेंडिकुलर और दूसरे एंड को ज्वाइन करने वाले लाइन के बीच का एंगल θ2। इस तरीके से याद रखते हैं इसको। नेगेटिव साइन नहीं आएगा कहाँ पे ये पैरेलल में नहीं आएगा, सर साइन अल्फा इंटीग्रेट हो रहा है तो माइनस कॉस अल्फा तो cos उसको पलट दो ना, उसको cos θ2 माइनस cos θ1 कर लीजिए।
हाँ यस सर, ये कर सकते हैं। वो कोई दिक्कत है, अभी तो मैं कह रहा हूँ क्रॉस चेक करने के लिए, वो तो मैं खुद आपसे कह रहा हूँ कि भाई इतना तो आप वेरीफाई करें। अभी ठीक है, तो आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर। चलिए, अब इसको हम अलग अलग केसेस में अप्लाई करके दिखा देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट केसेस में इसको यूज कैसे करेंगे। एज एग्जाम्पल आपसे कहा जाए कि एक वायर है, उसकी कुछ लेंथ एल मान लेते हैं, उसके ऊपर टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है। अ वायर लेंथ एल विद टोटल चार्ज कैपिटल क्यू और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अ वायर ऑफ लेंथ विद टोटल चार्ज कैपिटल क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्विकली आंसर देना है आपको। A wire of length L with a charge capital Q, uniformly distributed, electric field at a point d distance on the perpendicular bisector. Now perpendicular bisector पर अगर point होगा तो ये obvious है कि दोनों तरफ ये same angle बना रहा होगा। On the perpendicular bisector same angle बनाएगा दोनों तरफ ही, और जब दोनों तरफ same angle बना रहा होगा तो ये जो parallel component of electric field है जिसमें cos theta 2 minus cos theta 1 देख रहे हो आप, ये जीरो हो जाएगा। यानी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट पैरेलल टू वायर नहीं आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ एक कंपोनेंट आएगा जो कि परपेंडिकुलर टू द वायर, और वो हम लॉजिक से देख सकते हैं क्योंकि आप पॉजिटिव चार्ज को डील कर रहे हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज ओनली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस वायर के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, पैरेलल में कुछ नहीं होगा। और वैल्यू क्या बन जाएगी इसकी? तो इट इज के लैम्डा डिवाइडेड बाय दैट डिस्टेंस डी, और क्योंकि बाइसेक्टर लाइन पर है तो दोनों तरफ का एंगल बराबर हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा, सो मल्टीप्लाइड बाय 2 इनटू साइन ऑफ थीटा, एंड साइन ऑफ दिस एंगल थीटा, अगर यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा हो तो साइन ऑफ दिस एंगल थीटा विल बी दिस लेंथ L by 2 डिवाइडेड बाय दिस हाइपोटेन्यूज पोर्शन रूट ऑफ d स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाई 4। सही है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आप जिसको ना समझ में आए तुरंत बोलिएगा, देखो थोड़ा सा जल्दी भी करेंगे। और इसमें कोई फिजिक्स का लॉजिक और थ्योरम नहीं है, कोई न्यूटन लॉ या उस टाइप का लॉ नहीं लग रहा, मैथ लग रही है, तो मैथ अपने आप ही की जा सकती है। ठीक है, दिस इज सिंपल एग्जांपल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नाउ द सेकंड एग्जांपल, वायर अगेन ऑफ लेंथ L विथ चार्ज कैपिटल Q, चार्ज Q एंड द लेंथ कैपिटल L, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा, यहाँ लैम्डा की वैल्यू रिप्लेस करनी होगी आपको। लैम्डा वाज चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो वो Q और L के फॉर्म में रिप्लेस कर सकते हैं। हाँ, लैम्डा को आप अपने आप Q by L कर दीजिएगा। ये हम इधर की तरफ, अब आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो वायर के बिल्कुल एंड पॉइंट पर निकालनी है। पॉइंट प्रेजेंट ऑन द एंड पॉइंट, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताए इस पॉइंट पर। सर परपेंडिकुलर वाली के लैम्डा बाय डी और साइन थीटा 2 हो जाएगी, और सर पैरेलल वाली के लैम्डा बाय डी 1 माइनस cos थीटा 1 हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें सिर्फ ये पता करना होता है कि थीटा 1 थीटा 2 क्या है, और थीटा 1 थीटा 2 पता करने के लिए क्या करना होता है, 90 और जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उसको वायर के एंड पॉइंट से मिलाइए। तो एक तरफ जब वायर के एंड पॉइंट से मिलाते हैं तो यहाँ पर एक एंगल थीटा बन जाएगा, और इस पॉइंट को जब वायर के दूसरे वाले एंड पॉइंट से मिलाओगे आप, सेकंड एंड पॉइंट से, तो उस लाइन में और परपेंडिकुलर डी में कोई एंगल नहीं बन रहा, मतलब इनमें से एक एंगल थीटा होगा और एक एंगल जीरो होगा। यस सर। अच्छा, उसके बाद आप जरा प्लस और माइनस का चक्कर में ना पड़िएगा। प्लस माइनस का चक्कर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से वैसे भी देख सकते हो, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों कंपोनेंट्स पॉजिटिव चार्ज से बाहर जाने चाहिए। पॉजिटिवली चार्ज वायर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर अगर हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दिखाएंगे अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, तो राइट साइड दिखाएंगे, और इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं वायर के पैरेलल ड्रॉ करूं और अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज ड्रॉ करूं, तो उसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ होना चाहिए। क्या यहाँ तक क्लियर है बात? यस ये सर। दोनों यस सर। इसके चक्कर में ना पड़ना कि कौन सा एंगल प्लस दे रहा है कौन सा माइनस दे रहा है। चीजों को आसान करिए, सिर्फ ये देखा करो कि पॉजिटिव चार्ज अगर देख रहे हो तो दोनों ही कंपोनेंट्स की जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो इस पॉजिटिव चार्ज से बाहर आनी चाहिए, और एक एंगल थीटा रखना है, एक एंगल जीरो रखना है।
तो इसके हिसाब से जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, अगर एक एंगल को थीटा रखें और दूसरे एंगल को 0 रखें, थीटा एंड 0, तो k lambda by d multiplied by sin theta, so it is k lambda divided by d, and what is sin theta? Sin of theta L upon by this distance, root of L square plus d under square, root L square so it is plus D square. L upon plus d square, बस इतना करते जाए। मतलब मैं तुम लोगों से ये एक्सपेक्ट करूंगा कि ये रिजल्ट याद रखिएगा, उसके बाद का काम अपने आप होता जाएगा। सर इसमें डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन करिए एक बार बता। चार्ज के साइन से, चार्ज हमारा पॉजिटिव साइन का है, चार्ज के साइन से, चार्ज से बाहर जाना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, और पैरेलल डायरेक्शन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालेंगे ना, उसके लिए भी फॉर्मूला रेडी है, इज k लैम्डा डिवाइडेड बाय स्मॉल d। एक एंगल थीटा रखना है, एक एंगल 0 रखना है, तो cos थीटा माइनस 1, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है तो वो 1 माइनस cos थीटा रखेंगे, ओनली इन मैग्नीट्यूड। एक एंगल 0, एक एंगल थीटा, तो आप चाहे cos थीटा माइनस 1 लिखो, चाहे 1 माइनस cos थीटा लिखो, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 माइनस cos थीटा रहेगा, बिकॉज cos थीटा की वैल्यू 1 से छोटी ही रहती है। और cos ऑफ थीटा को भी रिप्लेस कर सकते हैं, cos ऑफ थीटा इज d डिवाइडेड बाय रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। बोलो क्लियर हो तो आगे बताएं। clear है Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट d बाय रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ये cos ऑफ थीटा की वैल्यू है। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो क्या होता है कि हमें इतने सारे फॉर्मूले पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, तो दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप ये भी ना याद करो और ऑन द स्पॉट डेरिवेशन करने लगो, एलिमेंट लो और डिफरेंशिएट करके एलिमेंट लो, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डी निकालो और उसको इंटीग्रेट करके आप पूरा काम करो। एक ऑप्शन ये होता है, और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि या तो ये दोनों रिजल्ट्स याद रखे जाए, इसके अलावा तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और ये अपनी अपनी स्ट्रेंथ पे होता है, अगर आपको फॉर्मूले याद हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं याद होता है तो फिर प्रोसेस पे जाओ कि हम यहाँ से एक y डिस्टेंस पर dy एलिमेंट लेंगे, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और उसके कंपोनेंट्स करके इंटीग्रेट करेंगे, मतलब पूरा पूरा डेरिवेशन रिपीट किया जाए। इसी में और भी कुछ केसेस आते हैं, लाइक थर्ड एग्जांपल अगर हम बात करें तो तीसरा एग्जांपल हमारे लिए ये है, थर्ड एग्जांपल। अब उसमें कहते हैं कि जो एक वायर है, और इसको अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, फिर से इस पर आ रहे हैं, वायर ऑफ लेंथ है और उससे हम d डिस्टेंस पे जा रहे हैं और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, बट अब की बार d जो है वो बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू द लेंथ। तो पॉइंट चार्ज लगा देंगे हम लोग। पॉइंट चार्ज होगा या फिर हाँ, मतलब आप इस वायर से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे चले गए। कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि अगर आपके पास सारे चार्ज पॉजिटिव हैं और आप उससे फार अवे चले जाते हो, पॉजिटिव चार्ज एंड फार अवे, तो आप पूरे चार्ज को उसके सेंटर पे मान सकते हो और पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगा सकते हो। यहाँ सभी के सभी पॉजिटिव चार्जेस है ना, और जब उससे काफी ज्यादा डिस्टेंस पे चले जाओगे तो ये पूरा पूरा चार्ज एज अ पॉइंट चार्ज इसके सेंटर पे मान कर लेंगे, इसके सेंटर पे मान सकते हैं, और उस कंडीशन में जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पॉइंट चार्ज K कैपिटल Q डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी कि d स्क्वायर। ये बात कल वाले लेक्चर से कनेक्ट हो पा रही है, नहीं हो पा रही है? yes sir सिमिलर चार्जेस फार अवे चार्ज को एज अ पॉइंट चार्ज सेंटर पे मानना होता है। बट यहीं पर इसका एक दूसरा केस भी आता है कि अगर ये वायर की लेंथ L है और ये पॉजिटिवली चार्ज है और इससे हम d डिस्टेंस पे जा रहे हैं, बट d इज वेरी वेरी लेस देन L, मतलब कि आपकी बार लेंथ बहुत ज्यादा है। पॉजिटिव इन्फिनिटी हो जाएगा फिर वो। नहीं, d ये लाइन चार्ज है, ध्यान देना। अब आप उस वायर की लेंथ बहुत बड़ी है और डिस्टेंस काफी छोटी है, फॉर एग्जांपल वायर की लेंथ 1 मीटर की है और जो हमारा डिस्टेंस है वो 1 मिलीमीटर का है, तो डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर 1000 टाइम 1 मीटर दोनों तरफ 1000 टाइम छोटा होगा। 90 डिग्री, तो दोनों थीटा को 90 तो ये 90 आप हो खुद जाएगा। इमेजिन कर लें कि ऐसे केसेस में यहाँ पर जो एंगल्स बन रहे होंगे वो कौन सी वैल्यू को अप्रोच करेंगे, यहाँ पर जो एंगल बन रहा होगा या यहाँ पर एंगल 90 डिग्री को 90 डिग्री। बिल्कुल। आप वैसे भी देख लो, अगर ये एंगल थीटा बन रहा हो तो tan ऑफ थीटा विल बी दिस लेंथ L/2 डिवाइडेड बाय दिस हॉरिजॉन्टल लेंथ
डी, और अगर हम ये कंडीशन लगाते हैं कि डी बहुत छोटा है और एल बहुत ज्यादा है, न्यूमरेटर बहुत बड़ा नंबर है और डिनोमिनेटर काफी छोटा नंबर है, अ वेरी लार्ज नंबर डिवाइडेड बाय अ वेरी स्मॉल अप्रोक्सीमेटली नंबर, जीरो मान सकते हैं डी को। इनफाइनाइट हो गया ना, अ वेरी लार्ज नंबर यस डिवाइडेड सर, बाय अ वेरी स्मॉल पूरा नंबर, इनफाइनाइट। tan थीटा इनफाइनाइट मतलब थीटा की वैल्यू π/2, तो लिमिटिंग केस में थीटा π/2 को टेंड कर जाएगा और इधर भी π/2 को टेंड कर जाएगा दूसरे साइड पर। तो जो हमारा फॉर्मूला था उसके हिसाब से कौन सा कंपोनेंट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हो तो सिर्फ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ आएगी, और perpendicular जो फॉर्मूला है उसमें θ1 और θ2 दोनों को π/2 रखिए। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो k λ/d, और यहाँ पर था sin θ1 प्लस sin θ2, sin θ1 प्लस sin θ2, दोनों ही एंगल्स 90 हो गए, sin 90 प्लस sin 90, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। यानी फाइनली 2k λ/d। इसको आगे ना गॉस लॉ से डिराइव किया हुआ है, मतलब एक्चुअल डेरिवेशन इसकी जो एनसीईआरटी वगैरह में दी गई है वो आगे के चैप्टर में विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय, और इसको हम लॉन्ग वायर बोलते हैं, मतलब अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि लॉन्ग वायर, हाँ इन्फिनिटली लॉन्ग कह लीजिए, लॉन्ग वायर कह लीजिए, इनफाइनाइट वायर कह लीजिए, जैसे भी कहना है कह दो, आंसर इज 2k λ/d। अ वेरी लॉन्ग वायर, इनफाइनाइट वायर, दोनों का मतलब होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2k λ/d। कंडीशन लगी हुई है कि जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो वो उस वायर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट है। इसी तरीके से, क्योंकि इसमें केसेस बहुत हैं, कितना याद करोगे भाई। इसी तरीके से मान लीजिए वायर जो है उसकी लेंथ दी गई हो, उसका चार्ज दिया गया हो, अगेन लेंथ एंड चार्ज क्यू, और इसके एंड पॉइंट पर हम डी डिस्टेंस पर हैं, डी डिस्टेंस एंड पॉइंट पर, एंड दैट डी इज मच मच लेस देन कैपिटल एल। क्या आंसर आएगा, मतलब बहुत नजदीक चले गए एक वायर के, डायग्राम पे मत जाना, डायग्राम में ये डिस्टेंस ज्यादा दिख रही है, बट वैसे वेरी क्लोज टू दिस पॉइंट डी इज मच मच लेस देन एल। सर दोनों कंपोनेंट k λ/d आएंगे। हाँ, यहाँ पर ये एंगल किसको टेंड करेगा, आपको डायग्राम से हो सकता है 90 डिग्री की फीलिंग ना आए, लेकिन अगर हम tan थीटा बना के दिखाए ना आपको तो tan थीटा से फीलिंग आ जाएगी। अब की बार tan थीटा की वैल्यू बन रही होगी टोटल लेंथ L डिवाइडेड बाय D, और ये भी π/2 में टेंड कर जाएगा क्या, यस सर, करेगा। π/2 टेंड कर जाएगा, तो इसका मतलब एक तरफ ऑलमोस्ट π/2 का एंगल बन रहा होगा और दूसरे तरफ कोई एंगल बन नहीं रहा। तो जो हमारे डेरिवेशन में दो एंगल्स हैं θ1 और θ2, उसमें से एक एंगल को 90 रखना है और एक एंगल को 0 डिग्री रखना है। यहाँ तक की बात क्लियर है या नहीं है? यस सर, यस सर। डायग्राम से नहीं, फॉर्मूले से, एल बहुत बड़ा नंबर, डी बहुत छोटा नंबर, इन्फिनिटी हो जाएगा, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट, थीटा π/2, सो एक एंगल को π/2 रखना है और एक एंगल को 0 डिग्री रखना है। तो जो मेरा रिजल्ट है उस रिजल्ट के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक वायर के परपेंडिकुलर, एक वायर के पैरेलल, और जरा उस रिजल्ट में इन दोनों की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो जरा, जो θ1 एंड θ2 हैं उनमें से एक एंगल 0 रखिए और एक एंगल π/2, दोनों k λ/d आ रहे हैं। k लैम्डा तो k λ/d इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड और k λ/d इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सर उनके बीच वाले रिजल्ट नहीं देखेंगे, रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, ऑब्वियसली निकालना पड़ेगा, बिकॉज ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर कंपोनेंट्स हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 45 डिग्री के एंगल पर जाएगी, दोनों तरफ सेम कंपोनेंट्स आएंगे, तो 45 डिग्री पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ये एप्लीकेशन समझाने वाली बात थी यार, आपको एप्लीकेशन बता दिया कि आप जो एक डेरिवेशन करते हो उससे फाइनाइट, इनफाइनाइट और जितने भी वायर्स हैं लगभग सभी के रिजल्ट्स निकाले जा सकते हैं। सर एक बार फिर से बता दीजिए दोनों k λ/d कैसे है। जो हमारा रिजल्ट है ई परपेंडिकुलर, और पहले तो रिजल्ट नोट करो, k λ/d और sin θ1 प्लस sin θ2, एक फॉर्मूला ये था डेरिवेशन करने के बाद, और एक फॉर्मूला ई पैरेलल का था k λ/d और यहाँ cos θ1 माइनस cos θ2। इसके पहले तुमको ये पता होना चाहिए कि θ1 और θ2 कौन से एंगल्स होते हैं। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि θ1 और θ2 किन एंगल्स को बोलते हो आप। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उसकी जो परपेंडिकुलर लाइन जा रही है, उस परपेंडिकुलर लाइन से वायर की एंड पॉइंट्स कितने कितने एंगल पर हैं।
तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उसके परपेंडिकुलर से वायर का एक एंड 90 डिग्री के एंगल पे जा रहा है और दूसरी तरफ का एंड 0 डिग्री के एंगल पर है। तो हमें एक एंगल 90 डिग्री रखना है और एक एंगल 0 डिग्री रखना है। साइन 90 प्लस साइन 0, आंसर हो गया k लैम्डा बाई डी। इसमें एक एंगल 0 रखना है, एक एंगल 90 रखना है, ये आंसर भी k लैम्डा बाई डी आ जाएगा। ओके सर। आगे बढ़े अब। यस सर। यस सर। ठीक है, जो दिक्कत हो आप बता देना, फिर से समझाएंगे, लेकिन स्पीड का हमने पहले भी कहा था। नाउ लाइन चार्ज के बाद आते हैं सर्कुलर वायर्स में, और इसको भी बहुत जनरलाइज डेरिवेशन करने जा रहे हैं। सर्कुलर वायर्स की जनरलाइज डेरिवेशन, डायग्राम बहुत ध्यान से देखना। इनफैक्ट मैं सर्कुलर वायर नहीं लूंगा, सर्कुलर आर्क यूज करेंगे, और डायग्राम थोड़ा सा 3 डायमेंशनल व्यू में है, सो बहुत अच्छी तरीके से ड्रॉ करिएगा। बहुत क्लियर डायग्राम होनी चाहिए और उसके बाद वर्किंग भी उतनी ही बेटर होनी चाहिए। ये हमने एक प्लेन ड्रॉ किया जिसमें ये लाइन हमने वाई एक्सिस के थ्रू डिनोट की, ये लाइन हम एक्स एक्सिस को डिनोट कर रहे हैं, और इधर की तरफ जेड एक्सिस को, मतलब कि तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस। वाई जेड प्लेन पर एक सर्कुलर आर्क ड्रॉ कर रहे हैं ऑन द वाई जेड प्लेन। डायग्राम बच्चा साथ साथ में बनाइएगा। पहले हमने एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ की, वाई जेड प्लेन पर एक सर्कुलर आर्क बना रहे हैं जिसका सेंटर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन है। सर्कुलर आर्क का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वो इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन, रेडियस ऑफ दैट आर्क कैपिटल आर। ज्यादा कुछ लिखेंगे नहीं वरना डायग्राम थोड़ा सा गंदा हो जाता है। तो रेडियस आर है और ये सर्कुलर आर्क अपने ज्योमेट्रिकल सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करेगा टोटल, वो कुछ थीटा एंगल है। थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट द सेंटर। और इस आर्क पर मान लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ। सर थीटा पूरा एंगल है। थीटा इज द टोटल एंगल व्हिच इज सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट द सेंटर पॉइंट। मतलब कि लेंथ ऑफ आर्क कितनी होगी इसमें, रेडियस आर थीटा। ठीक है, मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं कि डायग्राम ना समझ आ रहा हो। देखो डायग्राम की क्लैरिटी बहुत जरूरी है। यहाँ तक डायग्राम समझने में कोई प्रॉब्लम? सर ये वाईजेड प्लेन में। हाँ, सर्कुलर आर्क वाईजेड प्लेन में है। ओके सर। ठीक, उसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस आर है, थीटा एंगल बना रहा है, और लैम्डा उसका चार्ज पर यूनिट लेंथ है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट पी लेते हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करनी है। पॉइंट पी ऑन द एक्स एक्सिस जिसके कोऑर्डिनेट्स x, 0, 0। तो हमारा टारगेट है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी। इससे ना आइडिया भी डेवलप होगा। इससे आइडिया डेवलप ये होता है, हो सकता है कि आप कहोगे कि यार ये क्वेश्चन तो आएगा नहीं कभी, मान लिया कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इससे एक आइडिया डेवलप कर सकते हो कि हम किसी भी कॉन्फ़िगरेशन की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिराइव कर सकते हैं। और मान लिया जेई में नहीं आएगा भाई, बाकी तो अगर आप गलती से इंटरनेशनल ओलंपियाड की तरफ पहुंच गए, कभी एशियन ओलंपियाड की तरफ चले गए, तो वहां तो आ सकता है। सो लॉजिक्स क्या होंगे इसमें? स्टेप बाय स्टेप सुनना। पहला स्टेप, चॉइस ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट। सो इस सर्कुलर आर्क पर एक छोटा सा एलिमेंट, पहला स्टेप। जब हम एलिमेंट लेते हैं तो उसके साथ वेरिएबल्स भी डिफाइन करते हैं कि वो एलिमेंट के लिए वेरिएबल क्वांटिटी क्या है। तो जो हमने एलिमेंट लिया वो वाई एक्सिस से एंगल लेंगे इसमें। हाँ, वाई एक्सिस से कोई अल्फा एंगल, और वो जो एलिमेंट अपना एंगल बनाएगा
वो डी अल्फा है। साथ साथ कॉपी करिएगा, बिकॉज डायग्राम के एक टाइम के बाद डायग्राम में दिखना बंद हो जाता है, इतनी सारी चीजें लिख देते हैं हम लोग। तो अल्फा एंगल पर हमने एलिमेंट को स्टार्ट किया है, और जो एलिमेंट है वो खुद जो एंगल बना रहा है वो डी अल्फा बना रहा है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। समझ में नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ओके जी, अब अगला पॉइंट आपसे पूछेंगे, जो एलिमेंट हमने कंसिडर किया है ये ऑब्वियसली वाईजेड प्लेन पे होगा। मेरा क्वेश्चन है, इस एलिमेंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या होंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ दिस एलिमेंट, अगर वाई एक्सिस से अल्फा एंगल पर जो एलिमेंट चूज कर रहे हैं उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा क्योंकि ये वाईजेड प्लेन पर है, बट उसके वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स आएंगे। सर y कोऑर्डिनेट r cos अल्फा हो जाएगा, r cos अल्फा, r sin अल्फा, r sin अल्फा। राइट, क्योंकि अगर ये डिस्टेंस r है और ये अल्फा है, तो आप समझने वाला पॉइंट है यार, तो खुद से करने वाला पॉइंट है। इस पॉइंट से आप वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हो, और वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो जो लेंथ आएगी वो जेड कोऑर्डिनेट हो जाएगी, और ओरिजिन से यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगी। सही आंसर दिया आप लोगों ने। जो y कोऑर्डिनेट आएगा वो r cos अल्फा का होगा, और जो z कोऑर्डिनेट आएगा वो sin अल्फा, r sin अल्फा का आएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इस एलिमेंट पर चार्ज कितना होगा, मतलब जो ये एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं इसके ऊपर कितना चार्ज होगा, चार्ज ऑन दिस एलिमेंट, उसको सर, dq लिखे हैं। हाँ, वो z कोऑर्डिनेट माइनस r sin माइनस में होगा सर, माइनस में। z कोऑर्डिनेट माइनस में होगा, राइट, क्यों? सर क्योंकि आपने z एक्सिस z बाहर आ रहा है ना, Z एक्सिस नेगेटिव z नेगेटिव एक्स जेड की सर तरफ। उसको आप पॉजिटिव ले लीजिए ना। वो देखो, हाँ ये बात नहीं, वो उससे फर्क नहीं पड़ता, हम माइनस करके भी सॉल्व कर सकते हैं, वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है, माइनस कर लो, क्या दिक्कत है उसको। हाँ बिल्कुल सही बात है कि जेड एक्सिस जब बाहर लिया है तो एलिमेंट हमारा नेगेटिव साइड पर, तो माइनस लगा दो ना इसके आगे, वो प्रॉब्लम नहीं है कोई। डीक्यू बताओ यार, पहला काम किया, एलिमेंट चूज किया, एंगल डिफाइन किया, कोऑर्डिनेट लिखा, अब इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है। कितनी लेंथ है इस एलिमेंट में? अगर ये एलिमेंट डी अल्फा का एंगल बना रहा है यहाँ पर, तो अगर ये डी अल्फा का एंगल सबटेंड कर रहा है आर डी अल्फा। तो आर डी अल्फा इस लेंथ ऑफ आर्क बनेगी, लेंथ ऑफ आर्क आर मल्टीप्लाइड बाय डी अल्फा अपॉन r d थीटा। नहीं, और क्यों करेंगे, बस वो तो गया। लैम्डा सर 4 आपने लैम्डा का भी लगा दिया। लेंथ ऑफ आर्क है ना, तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगल, रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगल लेंथ ऑफ आर्क इनटू लैम्डा, चार्ज आ गया इसमें। सर वो क्यूब टर्म्स में बोलते हैं। अभी ठीक है? यस सर, ठीक है। इसके बाद ये जो एलिमेंट है ये इस पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो सॉल्व करना है मुझे। ये एलिमेंट इस पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा, और मैं इसको वेक्टोरियल फॉर्म में करूंगा। डी से डिनोट कर रहे हैं इसको, और वेक्टर के फॉर्म में जाएंगे, और वेक्टर के फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर फॉर्म में के क्यू बाई आर स्क्वायर होती है, लेकिन वेक्टर के फॉर्म में के क्यू डिवाइडेड बाय आर क्यूब एंड इनटू आर वेक्टर, ये आपको कूलम्स लॉ में बताया गया है। यस सर, वो यूनिट वेक्टर को इस तरह लिख देते हैं। ठीक, तो अब इसको लगाओ, पहले के कैपिटल क्यू, मतलब कि इस एलिमेंट का चार्ज, मतलब कि लैम्डा आर डी अल्फा, तो लैम्डा आर डी अल्फा, स्मॉल आर क्यूब, मतलब कि उस एलिमेंट में और इस पॉइंट में जो डिस्टेंस है उसका क्यूब। डिस्टेंस आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से निकाल सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स। यहाँ का कोऑर्डिनेट पता है, यहाँ का कोऑर्डिनेट पता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करके डिस्टेंस निकालो और उसका क्यूब, तो ये आंसर बनेगा डिनोमिनेटर में जाकर के आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। ठीक, इसके बाद आते हैं न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में पोजीशन वेक्टर, तो ये पोजीशन वेक्टर होती है पॉइंट की विथ रिस्पेक्ट टू द चार्ज, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो वो रिलेटिव टू चार्ज। तो हम जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो x,0,0 है, और जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वो कोऑर्डिनेट 0, r cos अल्फा, -r sin अल्फा है, पोजीशन वेक्टर।
x2 minus x1 I cap plus y2 minus y1 z cap plus z2 minus z1 k cap. तो पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट निकालेंगे। माइनस एक्स XI लग cap जाएगा। ध्यान से x माइनस 0 यानी कि x I XI cap cap minus R cos फिर alpha j हाँ cap plus 0 R sin ध्यान से alpha. राइट 0 माइनस r cos alpha यानी कि माइनस r cos alpha j cap एंड देन 0 माइनस r sin alpha। क्या बोले अभिज्ञा, कुछ बोल रहे थे? प्लस आर साइन अल्फा r sin alpha k cap। बस इतनी मेहनत थी। और ये एक्चुअली मैंने इसलिए डिस्कस किया है ना कि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हो तो वेक्टर वाला मेथड सबसे कन्वीनियंट मेथड होता है, बिकॉज हमें कंपोनेंट्स करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक कंपोनेंट सारे होते हैं इसके अंदर। एंड फाइनली क्योंकि ये पहले से ही कंपोनेंट्स बन रहे हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पर कंपोनेंट्स हैं और अब इसको इंटीग्रेट करके देख लेते हैं क्या आंसर आएंगे। और इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बिकॉज फिर से मैंने ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज किया है। बस आपको ये देखना है कि डी अल्फा की लिमिट्स क्या रखी जाएगी यहाँ पर। लिमिट ऑफ डी अल्फा मतलब कि अल्फा एंगल माइनस थीटा बाय 2 minus theta by 2 से plus theta by 2. राइट। अल्फा एंगल हम लोगों ने वाई एक्सिस से मेजर किया है ना, तो वाई एक्सिस से इधर की साइड हाफ एंगल और वाई एक्सिस से दूसरे साइड पर हाफ एंगल। तो लिमिट्स आर माइनस ऑफ थीटा बाई 2 टू प्लस ऑफ थीटा बाई 2। और इस डेरिवेशन में बहुत सारे राज भी है, तो आपको सीक्रेट्स बता रहे क्या क्या है। एक एक करके आंसर निकालते हैं क्या आ रहा है। एक एक करके जरा इसका आंसर देखिए क्या बनेगा। सबसे पहले आई कैप कंपोनेंट क्या आएगा, मतलब और थोड़ा सा वर्बल लेवल पे करेंगे इस चीज को, सारे स्टेप लिखूंगा नहीं। के लैम्डा आर देन है ना वेरिएबल अल्फा है, यानी कि अल्फा के अलावा सब कुछ कांस्टेंट है। तो के लैम्डा आर यहाँ पर एक्स बन रहा है और नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 बन रहा है। तो जब आप सिर्फ आई कैप वाला कंपोनेंट निकालोगे तो उसमें से इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ डी अल्फा बचेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? के लैम्डा आर डी अल्फा Yes sir. और ये एक्स मल्टीप्लाई होगा, ये एक्स मल्टीप्लाई होगा और नीचे ये चीज है। उस इंटीग्रेशन में अल्फा के अलावा सब कुछ कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आई कैप डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा के लैम्डा आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 थीटा एक्स। यहाँ पर x आएगा और साथ में डी अल्फा जिस हाँ उसका इंटीग्रेशन करके जब लिमिट डालेंगे तो यहाँ थीटा आ जाएगा। यस सर। अब इसको मैं आई जे के लिए लिखूंगा। ये आई एक्चुअली जो एक्स एक्सिस है ये सर्कुलर लूप, ये सर्कुलर आर्क जिस कंप्लीट सर्किल का पार्ट बनेगा, बिकॉज सर्किल हमारा वाईजेड प्लेन पे था, सर्किल वाज वाईजेड प्लेन। तो आप ये कह सकते हो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सर्किल, दिस मच विल बी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सर्किल। क्योंकि एक्चुअल प्रॉब्लम में हो सकता है कि सर्किल जेड प्लेन में रखा हो, सर्किल एक्स वाई प्लेन में रखा हो, तो जिस भी प्लेन में सर्किल होगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, मतलब कि अगर सर्किल वाईजेड प्लेन में है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्स कंपोनेंट को बताएगा। सर्किल जेड प्लेन में है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में मिलेगी। सर्किल एक्स वाई प्लेन में है तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस की तरफ मिलेगी। यहां तक बात समझ में आई? यस सर। यस सर। ओके जी। अच्छा इसमें एक और बात देखो, लैम्डा आर थीटा ये पूरी चीज क्या बनेगी? लैम्डा आर थीटा सर चार्ज का मैग्नीट्यूड टोटल चार्ज थीटा, थीटा इस आर्क का टोटल एंगल है, टोटल एंगल ऑफ आर्क इज थीटा, रेडियस इज आर, सो आर इनटू थीटा इज द टोटल लेंथ ऑफ आर्क, आर थीटा टोटल लेंथ ऑफ आर्क मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा टोटल चार्ज ऑफ द आर्क अपॉन आर यानी कि लैम्डा आर और थीटा इन तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या ये नहीं कह सकते कि ये इस आर्क का टोटल चार्ज है?
यस Yes, सर। sir. यस सर। Yes, कह सकते sir. हैं। तो उस हिसाब से ये जो आंसर बन जाएगा, अगर मैं इसको चार्ज के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैपिटल Q KQ upon R square plus. ये बड़ा अजीब सा रिजल्ट है, KQ x अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। और इससे भी खास बात क्या है, इससे भी खास बात देखो क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल रहे हो जस्ट बाय द आर्क, पूरा सर्कल नहीं है, और आंसर बन रहा है K कैपिटल Q x बाई R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। दैट मींस अगर आर्क की बजाय कंप्लीट सर्कल भी होता तो भी तो आंसर यही बनता मेरा। Yes. Yes, sir. और जिन लोगों ने सर्कल के इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ा होगा उनको याद आएगा, ऐसा फॉर्मूला 100% देखा जा चुका है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कल। खैर, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और कंपोनेंट है, दूसरा इंटीग्रेशन देखिएगा, सेकंड इंटीग्रेशन कॉस अल्फा का है, जीरो कॉस अल्फा डी अल्फा उसका इंटीग्रेशन करते हैं, जीरो नहीं आएगा यार। कॉस अल्फा डी अल्फा को जब इंटीग्रेट करोगे साइन अल्फा आ जाएगा वहां पर, Plus sin alpha आएगा. अल्फा बाय साइन अल्फा आएगा, और साइन अल्फा में जब ये लिमिट डालोगे ना, साइन अल्फा में ये लिमिट्स 2 sin theta by 2. 2 sin 2 थीटा sin theta by 2 आएगा. जीरो नहीं आएगा। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ। मैंने वो तो केक रैप इलेक्ट्रिक कर दिया था गलती से। राइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक और कंपोनेंट आ रहा है, नाउ दिस इज E, और कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है ये? So y direction. Along the circle. Y axis. पूरा y डायरेक्शन, और y डायरेक्शन का मतलब वो लाइन, y डायरेक्शन का मतलब वो लाइन जो इस सर्कुलर आर्क को सिमेट्रिकली डिवाइड कर रही है। So axis of symmetry. एक्सिस ऑफ, लाइन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस नहीं, Yes. line of symmetry of the arc. So this is electric field along line of symmetry. और क्या आएगा? पहला वाला इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू सर्किल है, दूसरा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ सिमेट्री पर आ रहा है। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब, और क्या आंसर आएगा देखो जरा एक बार, K लैम्डा R, एक R यहां पर भी है, K लैम्डा R, एक R यहां पर भी, मतलब कुल मिला के ये हो गया K लैम्डा R स्क्वायर, और यहाँ आएगा R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। 2 sin theta by 2. और हाँ, बाकी इंटीग्रेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो cos अल्फा इंटीग्रेट होगा, यानी कि sin अल्फा, उसमें जब ये लिमिट डालेंगे तो एक 2 का टर्म आ जाएगा और यहाँ पर sin थीटा बाई 2 आ जाएगा। मैथ वाला पोर्शन भाई अपने आप समझिएगा, फिर से बोल रहा हूँ आपसे, जिनको भी नहीं समझ आ रहा वो मैथ वाली पोर्शन अपने आप करे। और तीसरा कंपोनेंट जो कि साइन अल्फा वाला है, साइन अल्फा डी अल्फा, साइन अल्फा डी अल्फा को इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेशन ऑफ साइन अल्फा डी, और उसमें ये लिमिट डालो जरा, वो वैल्यू जीरो आएगी, जीरो आएगी सर। तो थर्ड कंपोनेंट जीरो आ जाएगा, थर्ड कंपोनेंट जीरो। मतलब इन जनरल एक सर्कुलर आर्क की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, या तो वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्किल बनेंगी या फिर लाइन ऑफ सिमेट्री के अलोंग बनेंगी। अब आते हैं, मैं जो पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं ना यहाँ पर, वो ये है, एक्चुअली डेरिवेशन का पर्पस वहां पर क्या है। अगर हम एक कंप्लीट सर्कल बनाते, सर्कुलर आर्क की जगह पूरी सर्कल बना देते, कंप्लीट सर्कल, तो ये एंगल थीटा कितना रखते हैं आप? एक कंप्लीट सर्कल अपने सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा? 360। और 360 अगर हम यहाँ रखें, यहाँ पर 360 साइन 360/2 जीरो हो जाएगा सर। जीरो हो गया. ये जीरो हो गया।
यानी कि उस केस में सिर्फ एक कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा जो परपेंडिकुलर टू सर्किल होगा। यस सर। ठीक, सर एक बार केस रिपीट कर दीजिए। फॉर अ कंप्लीट सर्किल की बात कर रहे हैं, मतलब कि अगर हमारा यहाँ पर जो सर्किल है ये फुल सर्किल होता, मतलब रिंग होती है, अ कंप्लीट सर्किल विथ अ चार्ज ऑफ कैपिटल क्यू, और इससे x डिस्टेंस पे कहा जाता है कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या बन रहा होगा, और ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब जो वर्ड्स बोलने जाऊंगा उसको सुनना, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फुल सर्किल के केस में ये जो थीटा एंगल है, जो कि ये डिफाइन करता है कि हमारा आर्क कितना एंगल बना रहा सेंटर पे, तो फुल सर्किल का सेंटर पर एंगल 360 डिग्री, 360 डिग्री की वैल्यू यहाँ रखेंगे, साइन 180 डिग्री, ये पूरा टर्म जीरो आएगा, सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा आपके पास, ओनली दिस टर्म। सर वो यहाँ पर डायग्राम जो से भी क्लियर हो रहा है कि वो परपेंडिकुलर ही हाँ बिल्कुल, सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली होगी, मतलब मेरे पास जगह नहीं है लिखने की तो आप अपने आप लिख लेना यार। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका जो फॉर्मूला बनेगा, फॉर अ कंप्लीट रिंग विथ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंप्लीट रिंग विथ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट x डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, इलेक्ट्रिक फील्ड kqx/r² + x² टू द पावर 3/2। सर यहाँ हम ग्रेविटेशन की तरह उसको सर मतलब पॉइंट पार्टिकल नहीं ले सकते पूरे स्फीयर को, सर्कल जो है मतलब। स्फीयर नहीं है, रिंग है भाई, रिंग। अच्छा सर, ओके ओके, रिंग है। यहाँ तक ठीक है, पॉइंट बोलो भाई, जल्दी आगे बताएं। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अब मैं आपसे एक स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ, अगर ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, मान लीजिए रिजल्ट क्या कह रहा है कि कंप्लीट सर्किल, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू सर्किल, और ये उसका आंसर है। और इस हिसाब से सेंटर पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी? सर अगर यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं होता तो नेट फील्ड चेंज कर जाती, पर उसका कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस सेम रहता। कंपोनेंट सेम कैसे? रहता है। कैसे? क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए पूरी रिंग के लिए हम एलिमेंटल चार्ज ले लें, ठीक है, तो उसके और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो बाकी सारे कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाते हैं और अलोंग द एक्सिस आ जाता है आपका नेट फील्ड। अगर सेम चीज हम करें अलोंग द एक्सिस निकालने के लिए नॉन यूनिफॉर्म रिंग के साथ डीक्यू वगैरह चार्ज लें, तो सर वो वहीं सेम आएगा अलोंग द एक्सिस। यस सर, लेकिन बाकी सारे कंपोनेंट कैंसिल नहीं है। यस सर, बाकी कंपोनेंट पर डिपेंड करेगा कि कैसी वैरी कर रहा है। राइट, यस सर, राइट, ओके। सो सुनिए बाकी लोग भी क्या कहना है, ये तो सही आंसर दिया है जो बोल रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर आ रही है वो kqx/r² + x² टू द पावर 3/2 आ रही है यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। पहले तो मैं आपको इसकी एक एप्लीकेशन दिखा दूं। क्या ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस फॉर्म में है या स्कैटर्ड फॉर्म में है? मतलब मेरा कहने का पॉइंट क्या है, देखिएगा, शायद कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, अब आप समझ पाओगे। कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन ये किया था, दो पॉजिटिव चार्ज लिए थे +q और +q, बट जब हम लोगों ने कल इस क्वेश्चन को किया था हमने चार्जेस को x एक्सिस पर लिया था, +q एंड +q को। और आपके पास अगर नोट्स हो तो जान देना, इसको हम लोगों ने a,0 पॉइंट पर लिया था, इसको -a,0 पॉइंट पर लिया था, और सुनिए y एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द y एक्सिस, और जो आंसर आया था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द y एक्सिस का वो बना था, अपने क्लास नोट्स देखना, 2kqy अपॉन y² प्लस a² टू द पावर 3/2। आप चेक कर लो अपना आंसर को। यही था। बना था। एक मिनट, ये जगह बनाया, बोर्ड का प्रॉब्लम हो रहा है अभी।
क्या ये रिजल्ट और ये रिजल्ट बिल्कुल सिमिलर रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं? ये रिजल्ट और ये रिजल्ट, यस सर। यस सर। यस और क्यों दिख रहे हैं सिमिलर? क्यों दिख रहे हैं सिमिलर? यहां पर मेरे पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं, प्लस क्यू माइनस a,0 और a,0। नाउ इमेजिन करिएगा, क्या मैं एक हाइपोथेटिकल सर्किल इमेजिन कर लूं जिसका रेडियस a हो? सो टोटल चार्ज ऑन दैट सर्किल कितना हो गया? सर क्यू हो गया। टोटल चार्ज ऑन दैट सर्किल 2q 2q। सो ये 2q टोटल चार्ज ऑन सर्किल को ही तो बता रहा है आपका। भाई ये फॉर्मूला आप क्या कह रहे हो कि ये अगर कंप्लीट सर्कुलर चार्ज है, एक चार्ज कंप्लीट सर्किल के फॉर्म में है, लेकिन डिफरेंस क्या है? देखिए, यहां पर चार्ज कंप्लीट सर्किल पर कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है और यहां पर भी चार्ज हमारा 2q सर्किल पे ही है, बट मतलब डिस्क्रीट फॉर्म में है। यहां पर चार्ज है और यहां पर चार्ज है, बीच में कहीं पर कोई चार्ज नहीं है, बट सिमेट्री तो मेंटेन है ना। क्या ये चार्जेस सिमेट्रिकल लोकेशन पे नहीं है विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट? यहां वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में यहां वाला चार्ज और यहां वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में यहां वाला चार्ज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। यस सर। और यहां पर भी हमारा चार्ज सिमेट्रिकली और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यही वजह है कि यहाँ का रिजल्ट और यहाँ का रिजल्ट मेरा बिल्कुल आइडेंटिकल रिजल्ट है। इसके न्यूमरेटर में जो कैपिटल क्यू देख रहे हो, कैपिटल क्यू वो रिंग के टोटल चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारे पास इस रिंग में टोटल चार्ज 2q है, तो जो फॉर्मूले में q आना चाहिए था उसकी जगह 2q आ रहा है। डायग्राम हटाना ही पड़ेगा भाई, और ऑप्शन नहीं है कोई। सो पॉइंट क्या कह रहा है कि सुन बता रहे, मतलब सर्किल पर चार्ज यूनिफॉर्मली एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एट एवरी पॉइंट, या फिर एक सर्किल पर चार्ज प्लेस्ड इन द पॉइंट फॉर्म बट सिमेट्रिकली। चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द कंप्लीट सर्कमफ्रेंस, or charges are placed as a particles at symmetrical locations. For both cases, electric field is kqx divided by r square plus x square to the power 3/2. इस कंसेप्ट को और कहां यूज कर सकते हैं? देखिए, फॉर एग्जांपल हमें कहा जाए कि हमारे पास 4 चार्जेस है, कैपिटल Q, कैपिटल Q, कैपिटल Q, and they are placed on the vertices of square, साइड A, स्क्वायर के चारों कोने पे आपने चार्ज रख दिया, और उस स्क्वायर के परपेंडिकुलर पॉइंट पर जाकर के हमसे कहे कि बताओ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। सपोज जेड डिस्टेंस ऊपर चले गए, स्क्वायर के सेंटर से जेड डिस्टेंस ऊपर जाकर के, एंड पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो आप इस स्क्वायर का क्या कोई सर्कम सर्किल मान सकते हो? एक ऐसा सर्किल मान सकते हैं जो स्क्वायर के चारों कोनों से पास हो जाए? यस सर। बिल्कुल मां। कितनी रेडियस का सर्किल होगा वो? आप एक सर्किल इमेजिन कर सकते हो जो कि इस स्क्वायर के चारों कोनों से पास हो जाए, सर्कम सर्किल। और मेरे ख्याल से इसका रेडियस निकाल सकते हैं मैथ के हिसाब से, a/√2। और अब आप सर्किल वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हो, टाइम सेव कर सकते हो अपना। इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में आएगा कि टोटल चार्ज ऑन द सर्किल 4q, डिस्टेंस z, डिनोमिनेटर रेडियस का स्क्वायर, सर्कम सर्किल की रेडियस a/√2 का स्क्वायर, मतलब कि a²/2 प्लस z² एंड होल टू द पावर 3/2। क्यों? लॉजिक लगा सकते हो। अगेन these charges are symmetrically located on this circle. ठीक है, वो चार्ज पूरे सर्कमफ्रेंस पर नहीं है, बट सर्कमफ्रेंस के कुछ सेलेक्टेड पॉइंट्स पर हैं, और वो सेलेक्टेड पॉइंट्स सेंटर ऑफ सर्किल के रिस्पेक्ट में और इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जहां पर की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, सिमेट्रिकली मिल रहे हैं आपको। मतलब सिर्फ पॉइंट इतना है कि
चार्जेस सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो पूरे सरकमफ्रेंस होने चाहिए, सरकमफ्रेंस के वो अलग अलग पॉइंट्स पर भी हो सकते हैं। और अगर यही आर्ग्यूमेंट अप्लाई करना हो तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक रेगुलर पॉलीगन के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। और रेगुलर पॉलीगन डायग्राम में मैं हेक्सागन बना रहा हूं, बट आप इसको इमेजिन करें, मतलब आप कुछ ऐसा मानो, सपोज कोई एक पॉलीगन है और ये एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन है, एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन, और साइड लेंथ इसकी एल, पॉलीगन की साइड लेंथ एल, और पॉलीगन के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और सभी वर्टिसेस पर क्यू चार्ज से। क्या आंसर दे सकते हैं? डायग्राम समझ जाना कि हेक्सागन बना रखा है, एन मतलब जनरलाइज करो आप, एक एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन जिसकी साइड लेंथ एल है, उसके चार्जेस रखे जाए अगर कॉर्नर्स पर, तो पॉलीगन के परपेंडिकुलरली एक्स डिस्टेंस पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी? नाउ लॉजिक क्या कहता है, एक सर्कम सर्किल बनाइए, इस एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन का सर्कम सर्किल बनाइए और उसका रेडियस निकालिए कितना होगा। n के q x अपॉन अंडर रूट। रेडियस निकालने का काम आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूं यार, एक जनरलाइज वे में तो 3r/2 पॉलीगन का रेट करने दो, बाकी लोग को भी करने दो, बाकी लोग भी करें। अ सर्किल जिसके इनसाइड एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन हो, इस तरीके से मान ले कि अगर एन साइड का पॉलीगन सर्किल के अंदर है और साइड लेंथ उसकी साइड लेंथ एल है, तो क्या रेडियस होगी सर्किल की? L/2 ज्योमेट्री का, L/2 cos 90 and minus 180. हाँ ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, मेरा फिजिक्स का मतलब नहीं है यार आपको। Yes sir. लेंथ ऑफ कॉर्ड दी गई है, रेडियस निकालनी है, और मैथ बहुत क्लियरली एक बात कहता है, पॉलीगन की एक साइड अपने सेंटर पे जो एंगल बनाती है, एंगल बाय वन साइड ऑफ अ पॉलीगन एट द सेंटर, 2 pi by n. 2 पाई बाई एन। Yes sir. तो इसके आगे मैं नहीं बताने वाला, ये एंगल 2 पाई बाई एन, ये रेडियस आर, ये एन, इसके आगे खुद जान सकते हो कि रेडियस कितना निकलेगा। मैं ज्योमेट्री लगाएंगे। हाँ शायद ये इतना आ जाएगा, L/2 Sir L/2 cos 90 and minus 180. मेरे ख्याल से ये आएगा, L/2 sec Yes, sir. पाई बाई एन शायद, सर cosec Yes, pi sir. by n आएगा। cosec, सॉरी cosec, अरे गलती, L/2 cosec पाई बाई एन। Yes sir. और आगे आप कुछ बताने की जरूरत नहीं है यार, अगर आपको ये आता है ना तो फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। कैसे? पता है कि सर्किल वाला फॉर्मूला लगाना है, K टोटल चार्ज n इंटू क्यू इंटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, जिसमें आर को ये रख दीजिएगा, और प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, आंसर आ जाएगा। आई समझ में कि ऑब्जेक्टिवली कैसे काम किया जा सकता है पॉलीगन्स के साथ? यस सर। सर अगर ऐसे ही इसकी पॉलीगन age- देखें, हाँ सर अगर हम लोग ऐसे ही पॉलीगन देखें और उसमें अगर अनइक्वल चार्जेस हो, जैसे मान लीजिए सर आपने नहीं ना तो ना, उसमें- पहली बात सुनिए, देखिए हर एक कंसेप्ट सब जगह के लिए नहीं होता, तो जो हम कंसेप्ट आपको दे रहे हैं वो सिमेट्रिकल चार्जेस के लिए ही है। अनइक्वल मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो कि अलग अलग अमाउंट के या अलग अलग साइन के, वो भी काम कर सकते हैं। सर साइन और सर अमाउंट उसमें दोनों। और भी कंपोनेंट्स आ जाएंगे सर, वर्टिकल वाला तो सेम हाँ। रहेगा। तो ये वो बहुत डिफिकल्ट होगा, और वो हम लोग ना हम पूछेंगे ना जेई वाले पूछेंगे, दोनों ही पूछते हैं। वो तो सिर्फ आपका एप्टीट्यूड चेक करते हैं कि इसको डिराइव करते वक्त क्या समझा था आपने। भाई बहुत सारे लोग डेरिवेशन तो करते नहीं है, तो सीधा रिजल्ट देख लेते हैं, तो उनको वो क्लैरिटी डेवलप ही नहीं होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ये रिजल्ट सब जगह काम कर रहा एक्सक्यूज मी सर। है। सर पहली क्लास के एंड में आपने एक क्वेश्चन दिया था जिसमें सर एक सर्कुलर वायर में एक क्वार्टर में पॉजिटिव चार्ज है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक क्वार्टर
में नेगेटिव चार्ज है, तो सर उस वाले को भी ऐसे जा सकता है? नहीं, तो वहां पर तो रोलिंग का कंसेप्ट बनाएंगे ना। वो रोलिंग मैकेनिक्स का क्वेश्चन था भाई। और एक मिनट रुको, अभी इसके उसको कंप्लीट होने दो भाई। नाउ एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, देखो एग्जांपल्स, और देखना क्या फर्क पड़ता है। एक सर्कुलर वायर with a charge of capital Q and uniformly distributed. A circular wire with charge capital Q uniformly distributed. और उसके सेंटर पर एक और चार्ज स्मॉल q पॉजिटिव, दो चार्ज हो गए। एक चार्ज सर्किल की सरकमफ्रेंस पर है और एक चार्ज सर्किल के सेंटर पर है, और इससे x डिस्टेंस जो कि बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू r, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू बनेगी? सर एरोडो का क्वेश्चन है ना? हाँ, लेकिन उसका लॉजिक क्या है देखो, क्योंकि यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन लेने में लोगों से गलतियां होती है ना एक्चुअली, और वो हमने तो क्लास में डिस्कस किया हुआ है कि अप्रोक्सीमेशन में मिस्टेक क्यों हो जाती है। और एक केस में सेंटर पे माइनस क्यू चार्ज है और ये x मच लार्जर देन r है। ये वाले पे तो सेंटर को पॉइंट चार्ज मान लेंगे q प्लस q। हाँ, तो ये मैं क्योंकि यहाँ प्लस और प्लस का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो जब प्लस प्लस यानी सिमिलर चार्जेस हैं और आप फार अवे पॉइंट पर हो तो उठा करके सारा चार्ज सेंटर पर रख दो। तो दूसरा केस में ऐसा नहीं। हाँ, तो पहले में क्या आंसर बनेगा? अगर मैं ये पूरा चार्ज सेंटर पे लेके जाऊं, टोटल चार्ज एट द सेंटर, और पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगाऊं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज K कैपिटल Q प्लस स्मॉल q टोटल चार्ज अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर स्क्वायर। ये उसी कंसेप्ट का पार्ट है जो कंसेप्ट लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ है कि इफ वी हैव सिस्टम ऑफ सिमिलर चार्जेस देन फार अवे द टोटल चार्ज कैन बी कंसीडर्ड एज अ पॉइंट चार्ज। बट अगर आपके पास सिमिलर चार्ज नहीं है, प्लस और माइनस है, यहाँ तो करना पड़ेगा, चेंज हो जाता है एकदम। हाँ, क्योंकि इसमें डाइपोल्स वाले कंसेप्ट आ जाते हैं, यहाँ पर वो आंसर नहीं आएगा। यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन लेने का तरीका बदल जाता है। क्या हो जाता है देखिए, प्रिंसिपल ऑफ बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाते हैं कि पहले हम पॉजिटिव चार्ज रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ होगी और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ होगी। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग की वजह से आएगी और एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर रखे हुए माइनस क्यू चार्ज की वजह से आएगी। तो आप टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे यहाँ पर, रिंग वाली इलेक्ट्रिक फील्ड K कैपिटल Q इंटू ये डिस्टेंस x बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू दी पावर 3/2। और एक्चुअली जो एरोडो में क्वेश्चन है वो बताने क्या है। एरोडो में क्या किया है इन्होंने, ये जो सेंटर पे माइनस क्यू है ना, कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने यहाँ माइनस कैपिटल Q दे रखा है। तो जिन लोगों ने गलत अप्रोक्सीमेशन लगाई उनका आंसर 0 आ जाता है। सेंटर वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस करेंगे, सेंटर पर पॉइंट चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। तो गलती क्या होती है, अगर आप यहीं पर अप्रोक्सीमेशन लगा देते हो कि x इज मच लार्जर देन r, x को r के कंपेयर में काफी बड़ा कर दे और डिनोमिनेटर में r स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो KQ बाई एक्स स्क्वायर माइनस KQ बाई एक्स स्क्वायर 0 वैल्यू बन जाती है, जबकि आंसर 0 नहीं आता इसका। सर ये एक बार फिर से बता दीजिए। क्या चीज, कौन सा पॉइंट? ये वाला, ये बच्चा क्लास में बता चुके हैं पॉइंट, देखो बार बार ना पूछो आप ये चीज, क्योंकि ये मैं एक बार पहले नहीं सर वो नहीं, लास्ट वाला सब्ट्रैक्ट क्या है? सब्ट्रैक्ट ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं x को r के कंपेयर में काफी ज्यादा मानता हूँ और बिकॉज x इज मच लार्जर एंड r इज वेरी स्मॉल, और ये सोच करके मैं r स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दूं, तो KQ बाई एक्स स्क्वायर यहाँ भी बनेगा और KQ बाई एक्स स्क्वायर यहाँ भी बनेगा, टोटल वैल्यू 0 आएगी, जो कि एक गलत तरीका है अप्रोक्सीमेशन को लेने का। कभी भी
प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के केस में अप्रोक्सीमेशन हम डायरेक्ट यूज नहीं करते, वहां पर हमेशा बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाई जाती है, और बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन में आंसर आपका ये बनता है। और इसी का लोगों को ना इसका आंसर नहीं मिलता, वो पूछते हैं कि सर कहीं पर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाया जाता है, कहीं पर डायरेक्ट अप्रोक्सीमेशन लगा दी जाती है। सिमिलर चार्ज के केस में आप डायरेक्ट अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो, अपोजिट चार्ज में हमेशा ही बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करिए। और कैसे यूज होगा देखो, KQ बाई एक्स स्क्वायर को अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहां पर टर्म बचेगी 1 प्लस आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर टू द पावर -3/2 एंड -1। पहले तो आप ये देखो कि ये स्टेप आ रहा है कि नहीं आ रहा, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। सर इसमें दोनों चार्जेस इक्वल लिए हैं। हाँ, स्टेप देखो ये। सर एक्चुअली मेरे को बीच में थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया, इसलिए थोड़ा लैग हो गया कि अलग स्टेप कैसे आया। भाई मैं तो देखो, मैं नहीं समझाऊंगा ये स्टेप यार, क्योंकि मैथ में नहीं पढ़ा पाऊंगा आपको। आप अपने आप आपने बताया था कॉमन दिया। हाँ हाँ वो भाई तो खुद से पढ़ने वाला पार्ट है, क्योंकि आपको फिजिक्स का स्टेप समझा सकते हैं, मैथ वाला स्टेप समझाने का टाइम नहीं होता। ये इससे ये बनेगा कि नहीं बनेगा आप वेरीफाई कर लो, मेरे हिसाब से बनेगा। यस सर। यस सर। और लगाइए बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन KQ बाई एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस। देखो मैं आपको लगता होगा कि यार ये कुछ बताते बताते नहीं है, तो मैं जानबूझ के नहीं बताता भाई, मैं इस जानबूझ के नहीं बताना चाह रहा। ऐसा नहीं है कि मैथ आती नहीं है मुझे। और फाइनली जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक नेगेटिव आंसर है, -3KQR स्क्वायर बाय 2x टू द पावर 4। ये ना तो ऑब्वियस रिजल्ट है और ना आप इंट्यूशंस के बेसिस पर इसको तुक्का मार पाओगे। सर सर वो 3/4 R स्क्वायर बाय स्क्वायर नहीं बनेगा? कहाँ पे? सर ये लेफ्ट हैंड साइड के सेकंड स्टेप में 4 कैसे आएगा यार? सही लग रहा सर 2 ही आएगा। यही है रहेगा। 4 तो नहीं आएगा बच्चा, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो 2 ही रहेगा। हमें बस ऊपर से पावर नहीं चलेगा। भैया मैथ वाला पोर्शन करो, देखो मैं बताने को बता दूंगा, बट वो पॉइजनिंग है एक तरीके से, हमारी तरफ से आपको पॉइजन दिया जाएगा। अभी लगेगा तो बहुत अच्छा तुम्हें कि हमें सारा कुछ बता दिया गया, एक एक स्टेप समझाया गया, बड़ा अच्छा है। फायदा कुछ नहीं है उसका, ना तो वो आपके माइंड में रिटेन रहेगा ना कुछ। सर यहाँ पे माइनस क्यों आने का है सर, एक बार रीजन। सर माइनस को तो गोली मारो यार, माइनस बाद में देखेंगे, पहले तो ये बताओ ना, एक अजीब सा रिजल्ट आ रहा है जो इंट्यूशंस पे नहीं देख सकते आप। मतलब ये इसीलिए बोलता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक में ना इतना x टू द पावर 4 बन रहा नीचे, और वहीं पर जब इसको प्लस चार्ज करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड में नीचे x स्क्वायर बन रहा था। और ये प्रॉब्लम डाइपोल्स के साथ भी नहीं आई थी कि जब आप फार अवे डिस्टेंस पे जाते हो तो वहां x क्यूब आ रहा था। यस सर, वहाँ क्यूब आ सर क्यूब आ गया। तो मतलब डाइपोल्स के अप्रोक्सीमेशन में या फिर अपोजिट चार्जेस के अप्रोक्सीमेशन में कभी भी स्क्वायर नहीं बन रहा, या तो क्यूब बन रहा है या 4 पावर बन रही है, हो सकता है 5th पावर बन जाए, अजीब सी चीज बन रही है ये। मतलब ये आप इतना अंदाजा थोड़ी लगा सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 1/x स्क्वायर आएगी। कई सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में नीचे x की पावर 4 भी आ रही है, x की पावर 3 भी आ रही है। तो तुक्केबाजी अगर आप करोगे, गेस वर्क लगाओगे कि यार लगाओ अंदाजा लगा देते हैं, गलत हो गया। इसलिए बोल रहा हूं कि ये नॉन ऑब्वियस रिजल्ट्स में से आते हैं। जब तक सॉल्व करेंगे नहीं तब तक मालूम ही नहीं चलेगा कि नीचे कौन सी पावर आने वाली है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने पूछा कि माइनस में क्यों आंसर आ रहा है। यस। तो माइनस में आंसर आने का मतलब ये हुआ कि ये जो माइनस है,
नेगेटिव चार्ज ज्यादा बीच में है तो सर उसकी वजह से सर यहाँ कंपोनेंट यूज हो जा रहा है ना प्लस के, तो कंपोनेंट यूज होने की वजह से प्लस वाला थोड़ा इंफीरियर हो जा रहा है, कट जाएगा। मतलब सेंटर वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट कर जाएगी। यस सर, एंड पॉजिटिव रिसीव। तो इसका मतलब यहाँ पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टुवर्ड्स सेंटर आएगी, टुवर्ड्स सेंटर। यस सर। ये भी ऑब्वियस नहीं है। फार अवे इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। सर बाहर की रिंग का चार्ज अगर क्यू ना हो, प्लस क्यू ना हो के प्लस 3q होता सपोज, तब भी ये नहीं, तब ऐसे नहीं बोल पाएंगे। हमने जानबूझ के बराबर चार्ज लिया है सो दैट कि हम डाइपोल से कंपेयर कर पाए। डाइपोल एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो प्लस क्यू माइनस क्यू इट इज अ डाइपोल। मेरी बात तो सुनो पहले। ये जो माइनस है ना, ये ऑब्वियस आंसर्स में से नहीं है कि हम पहले ही देखिए क्या होगा। इसी सिस्टम पे आते हैं जरा। देखो, मैं इसलिए ये क्वेश्चन नहीं करा रहा कि आप सब याद करो, याद करने वाली चीजें नहीं है, बट मैं इसलिए करा रहा हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्वेश्चन में पिछली क्लास में भी कहा था कि मुझको ऐसा लगता है ये एटीट्यूड काम नहीं करता। अरे आपको क्या लगता है उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। चलिए एक बार बताइए जरा, फार अवे मतलब कि जब आप x बहुत बड़ा नंबर ले रहे हो r के कंपेयर में, तो हम लोग ये कह रहे हैं कि आंसर नेगेटिव था, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर की तरफ है, टुवर्ड्स सेंटर। क्या ये बाकी पॉइंट्स पर भी होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी टुवर्ड्स सेंटर एट ऑल द पॉइंट्स? सभी जगह ऐसा होगा? नो सर। नहीं, ध्यान से बोलो। रिपीट कर दीजिए सर, ये मुझे नहीं समझ में आप क्या कर रहे हैं। भाई क्वेश्चन ये है, सुनिए तो, क्वेश्चन ये है कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज रिंग है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है और नेगेटिव वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है। तो क्या हमेशा ही ऐसा होगा कि माइनस क्यू चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा और प्लस क्यू चार्ज कम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा? क्या ये चीज हमेशा ही होगी? नहीं सर। नो सर। अरे अरे भाई आराम से, आराम से, आराम से करिए। हमेशा होगा सर, हमेशा ही होगा ना? होगा ऐसे ही। यस सर। यस सर, हमेशा होगा। क्या यहाँ पे जो टर्म लिखा जा रहा है के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आप यहाँ पे दूसरे टर्म से सर। हाँ, एक्स स्क्वायर बाहर तो लाओ। एक्स स्क्वायर को जब बाहर लाएंगे तो पावर 3/2 मतलब बाहर एक्स क्यूब आएगा और एक एक्स कैंसिल होगा। मतलब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहां से x को हटा सकते हैं, यहां से एक्स स्क्वायर को गायब कर सकते हो, ये 1 प्लस आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और बाहर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये वाली मैथ जिसको समझ में आई हो वो बताओ, जिसको नहीं आई हो वो अपने आप प्रैक्टिस करो। समझ आ गई। तो ये के क्यू बाई एक्स स्क्वायर है, ये के क्यू बाई एक्स स्क्वायर है, बट बाकी का फैक्टर तो 1 से तो ज्यादा है ना यहाँ पर डिनोमिनेटर में। यस सर। तो फिर इसका मतलब पॉइंट चार्ज हमेशा डोमिनेट करेगा। दैट मीन्स थ्रूआउट ऑन दिस एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, और इसीलिए नेगेटिव आंसर आया था। ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जब हम फार अवे पॉइंट्स पर हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन 1/x⁴ पे चल रहा है, जबकि इसका साइन प्लस करते ही सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज लेते ही फार अवे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1/x²। सो अप्रोक्सीमेशन में ध्यान रखिएगा, और ये कोई हमेशा मत मान लेना कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 1/x² बनता है। नाउ एक और कॉमनली यूज्ड केस है, मतलब इस पर भी क्वेश्चन कई बार आते हैं, बहुत पूछे गए इसके ऊपर क्वेश्चन, कई बार आ चुके हैं। वो ये कहते हैं
एक सेमी सर्किल है और उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी है, सेमी सर्कुलर वायर, और व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, चार्ज इज क्यू। ये कई बार आ चुका है, मतलब कई एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, ये भी इरडो का भी है। खैर, व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो अब आप जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो वो पॉइंट सर्किल का सेंटर पॉइंट है, तो हमारे जो जनरलाइज्ड डेरिवेशन है उसमें x की वैल्यू क्या बन जाएगी, बिकॉज x वाज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर। जनरल डेरिवेशन में सेंटर को हमने ओरिजिन पे रखा था और जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे वो x डिस्टेंस पे था। अब आप सेंटर पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे होगे अगर, तो x वैल्यू 0, x इक्वल टू 0, यानी कि ये टर्म 0 हो गया। और यहां पर जब x को 0 कर देंगे क्या बच जाएगा आंसर? इंफिनिट 3 आर क्यूब नीचे आएगा सर। आर आप तो थोड़ा देखो नोट्स के साथ कंपेयर करो, ऑनलाइन क्लास में बैठो, मैं फिर बोल रहा हूँ आप कोऑपरेट करोगे तो ही समझ आएगा। y2 आ जाएगा। नोट्स में जहां पर मेन डेरिवेशन है उसको देखो, पहले मेन डेरिवेशन में क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि x को 0 क्यों किया जा रहा है यहाँ पर? यस सर, यस सर, यस है ना, क्योंकि हम सेंटर पर फील्ड निकाल रहे हैं और x डिनोट करता है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर। तो जब आप सेंटर पे ही निकालोगे तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर 0, देयरफॉर x 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू सर्किल तो होगा नहीं। हाँ, लाइन ऑफ सिमेट्री पे होगा। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है इसकी? इस सेमी सर्किल का लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ये लाइन तब P से पास करती हुई वर्टिकल लाइन, बिल्कुल लाइन ऑफ सिमेट्री। अब इसमें डायरेक्शन क्या होगी? क्या हम ऊपर की तरफ डायरेक्शन दिखाएं या नीचे की तरफ दिखाएं? पॉजिटिव चार्ज है, इससे दूर जाना है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ। वैल्यू क्या दिखाएं? फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, 2k लैम्डा r स्क्वायर। थीटा क्या रखोगे? सेमी सर्किल है ये, 180 180 by 2, 180 by 2, 90, sin 91 1 बाय आर क्यूब, और डिनोमिनेटर में x 0 r क्यूब, 2k लैम्डा बाय r। 2k लैम्डा बाय r। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये बड़ा कॉमन यूज केस है, तो आप इसको कहीं ना कहीं हाईलाइट कर देगा, प्रैक्टिस करते रहे, बहुत पूछा गया है। मतलब अगर आप लास्ट 20 ईयर के डिफरेंट एग्जाम उठा दीजिए तो कम से कम ये 4 से 5 बार आ चुका है। और इसी का एक एक्सटेंशन और आता है, जैसे ये पूछा आपसे, अब मान लो ये पूछा जाए, a 3/4 सर्किल, 3/4 सर्किल मान लीजिए, फुल सर्कल नहीं है, 3/4, और ये प्लस 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 है और एक क्वार्टर नेगेटिवली चार्ज है, प्लस 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 और ये नेगेटिवली चार्ज। बताइए सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा? सेमी सर्कल और क्वार्टर का नेगेटिव अलग से निकाल के रिजल्ट निकाले तो सेमी सर्किल, अच्छा मान लेते हैं कि लैम्डा इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ और यहां पर भी लैम्डा है, तो अलग अलग कर दो। पहले आप ये बताओ, इस सेमी सर्किल की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा सेंटर पर? ओनली बाय दिस पॉजिटिव नीचे की तरफ, डाउनवर्ड। और कितना आएगा? तो वो आंसर लिखा है 2k लैम्डा बाय आर। दिस इज बिकॉज ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड हाफ सर्किल। इस क्वार्टर सर्किल की वजह से किधर आएगा? √2k लैम्डा बाय आर अपनी तरफ आएगा, एंगल बाइसेक्टर। हाँ, तो इस क्वार्टर सर्किल का लाइन ऑफ सिमेट्री देखिए पहले, इस नेगेटिव क्वार्टर का लाइन ऑफ सिमेट्री, वो इसकी बाइसेक्टर लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी बाइसेक्टर लाइन बनेगी। यस सर। और क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ होगा, और कितना होगा?
रूट 2 के यहाँ पर रूट टू के लैम्डा बाय आर। लैम्डा 90/2 sin 45 आ जाएगा, मतलब 2k लैम्डा अपॉन r रूट बाय रूट और sin 45, रूट 2 बाय रूट 2। तो कुल मिलाकर न्यूमरेटर में रूट 2 बचेगा, रूट 2 Yes. k लैम्डा बाई आर Yes, बचेगा, रूट 2 k लैम्डा बाई आर। क्या ठीक है यहाँ तक? यस सर। यस सर। यस सर। बताइए, रिजल्टेंट बताइए। और मैं इस तरीके से भी नहीं पूछूंगा, मतलब मेरे को पूछना होता तो मैं ये नहीं पूछूंगा, मैं ये कह दूंगा कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, रूट 6 के लैम्डा। सुनिए तो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग लाइन y इक्वल्स टू mx। आप m बताओ कितना आएगा, मतलब इनकी जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक लाइन के अलोंग है और वो लाइन y इक्वल्स टू mx है, सेंटर ओरिजिन है। मतलब क्योंकि एग्जाम्स में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं 45 के अलावा दुनिया में और भी एंगल्स होते हैं भाई। हाँ सर, सॉरी सर। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस सेमी सर्कल ने प्रोड्यूस किया है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस नेगेटिव सर्कल ने प्रोड्यूस किया है। ये रहे इनके डायरेक्शंस, बीच में 45 का एंगल है, यहाँ पर 45 का एंगल है। रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स का वैल्यू क्या रहा? एम की वैल्यू 3 पक्का ना? यस सर। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इंटीजर टाइप या इस तरीके के क्वेश्चंस क्रिएट कर देते हैं। सो थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, बाकी रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स निकालना है। कई सारे लोग नहीं समझ पा रहे कि रिजल्टेंट कैसे आएगा, और रिजल्टेंट का सबसे आसान तरीका होता है कंपोनेंट्स निकाल करके। वाई डायरेक्शन में टोटल क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, देखिए 2k लैम्डा बाई आर पहले से है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आएगा, ये जो रूट 2k लैम्डा बाई आर देख रहे हो, इसको रिजॉल्व करेंगे तो इसका वाई डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट बनेगा? cos 45 कर देंगे, तो cos 45 1/√2 को लैम्डा k बाय आर लैम्डा हो बाई, जाएगा सर, रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक x कंपोनेंट भी जाएगा, के लैम्डा बाय तो आर। k लैम्डा बाई आर। अब इनका रिजल्टेंट पहले कंपोनेंट्स में ब्रेक करके और फिर तो रिजल्टेंट दिखा सकते हैं ना इस तरफ। तो ये रिजल्टेंट कितने एंगल पर है? अगर आपको थीटा एंगल कहा जाए तो देख लीजिए, ये tan थीटा 3 आ जाएगा तो m की वैल्यू वही होगी। ठीक है, हाँ tan थीटा 3 आ गया, तो y इक्वल टू mx का मतलब m मतलब tan थीटा ही पूछा जा रहा है। यस सर। -3 -3 क्यों बोलेंगे यार? मैथ में इस लाइन की इक्वेशन तो y इक्वल टू 3x ही लिखी जाएगी ना। यस सर 3x ही रहेगा। यस सर, यस। देखो मेरा काम सिर्फ आपको एप्टीट्यूड दिखाने का है कि भैया क्वेश्चन सीधे सीधे भी आते हैं और टेढ़े टेढ़े भी आते हैं। और एक क्वेश्चन आता है, बड़ा फेमस क्वेश्चन, हेयर पिन टाइप वायर। हेयर पिन समझते हो किस तरीके का होता है? स्ट्रेट सेमी सर्कल, स्ट्रेट सेमी सर्कल। जो बाल में लगाने वाली पिन होती है नॉर्मल ब्लैक कलर की, वो लगभग ऐसी ही होती है, चिमटा, जिसमें एक सेमी सर्कल बनता है, दो स्ट्रेट वायर्स बनते हैं, और ये स्ट्रेट वायर्स बहुत बड़े हैं, लॉन्ग है। जिन लोगों ने बालों में कभी पिन लगाई होगी ना, हेयर पिन, जिसने कभी यूज किया हो, और बचपन में सभी ने यूज किया हो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, सभी की चोटी बनती थी। जो हेयर पिन में ये राउंडेड पोर्शन होता है, इसका लेंथ और स्ट्रेट पोर्शन की लेंथ कंपेयर करिए जरा, कौन सा ज्यादा लेंथ होता है? तो स्ट्रेट पार्ट। इसीलिए मैंने नाम इसको ये दे रखा है ताकि याद रहे। स्ट्रेट पोर्शन इतने बड़े हैं कि उनको इनफाइनाइट मान सकते हैं।
अब बताइए सेंटर पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, हाँ जीरो ठीक आती है, जीरो आती, क्यों आती है जीरो? और जो लॉन्ग वाला है, जो स्ट्रेट वाला, उससे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और फिर वो सर्कल वाले से तो वो जीरो आ जाती है, जो दोनों से 3। और ये आज के ही लेक्चर्स में ये सब डिस्कस हो चुका है। देखिए अगर आप अलग अलग करके देखो, सपोज ये वायर नंबर 1, ये वायर नंबर 2 और ये वायर नंबर 3 अलग अलग देखो, तो पहले आप वायर नंबर 1 की बात करो। तो जीरो कैसे? सुनो तो, हाँ बाकी लोग भी समझा दो। वायर नंबर 1, इसके लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेंटर पर, अभी हम इसको और इसको फोकस नहीं कर रहे, हमारा सारा फोकस है वायर 1 पे। वायर 1 से r डिस्टेंस पर पॉइंट है, ये आज के लेक्चर में डिस्कस हो चुका है कि अगर ये लॉन्ग वायर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 कंपोनेंट्स आएंगे और दोनों ही कंपोनेंट्स के लैम्डा बाई आर, ये आज ही के लेक्चर में डिस्कस हुआ है। फिर वायर नंबर 3 पे आते हैं, जो वायर नंबर 3 है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी एक लॉन्ग वायर है, वायर नंबर 3 ये भी लॉन्ग है, इसकी वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इससे r डिस्टेंस लेफ्ट, तो इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 कंपोनेंट्स आएंगे, एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर, और दोनों k लैम्डा बाई r। और जो सेमी सर्किल है इसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जो सेमी सर्किल है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ आएगी, लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर बाय द सेमी सर्किल। अलग अलग करके देखो कि सेमी सर्किल क्या इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, स्ट्रेट वायर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, ये स्ट्रेट वायर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। अब ये 2 वेक्टर्स और ये 2 वेक्टर्स जरा नोटिस करना, इन 5 वेक्टर का रिजल्टेंट जब निकालने की कोशिश करोगे सब कैंसिल आउट कर जाएंगे, जीरो आ जाएगा। जीरो इलेक्ट्रिक। सो आसान नहीं है बच्चा, आज का जो क्लास है वो कहीं से भी आसान नहीं, काफी स्पीड भी रही है और मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा है, ठीक है, और फॉर्मूले की लिस्ट है, तो इस पर रिवीजन काफी जरूरी है और फॉर्मूले किसी तरीके से याद किए जाएं। स्ट्रेट वायर्स के बहुत सारे केसेस बन जाते हैं, सर्कल के बहुत सारे केसेस बन जाते हैं, तो थ्रू प्रैक्टिस ही याद कर सकते हो, वैसे याद नहीं हो पाएंगे ये। और इस टाइप के क्वेश्चन बेसिकली एचसीवी पे भी देंगे आपको, ये जो आज के क्वेश्चन हैं वो एरडो में मिल सकते हैं, काफी क्वेश्चन है उसमें इस तरीके के। क्वेश्चन भेज दीजिएगा या फिर मार्क करा दीजिएगा। यस सर, नंबर भेजिए वो क्वेश्चन। यस सर, 3-4 क्वेश्चन ही हैं, आप लोग वेट करो, मैं बता देता हूँ, अभी मैं भेजूंगा नहीं, वेट करिए।